हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का आज पेपर घटित हुआ और सही में एक एक घटना ही थी। तो पहले मैं दो दो बातें आपको बताता हूँ। इस पेपर को देखने के बाद पहली नज़र में जो पेपर देखा गया है, पहली नज़र में जब मेरे पास पेपर आया तो जो मैंने पेपर देखा, बच्चे ने कहा सर पेपर कठिन था। हमने सोचा तुम तो यार हर बार पेपर कठिन कठिन कहते रहते हो, लो अब देखूँ। जब मैंने पहली नज़र में पेपर देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसा तो नहीं हुआ है कि यूपीपीएससी प्री वाला जो पेपर था उसको ये वाला पेपर में दे दिया गया हो और आरओ का पेपर पहले वाला दे दिया गया हो। मतलब कहने का ये है, आरओ का पेपर और यूपीपीएससी जो प्री का पेपर हुआ था, दोनों का लेवल देखा जाए तो उस लेवल में आरओ का पेपर का लेवल अच्छा है यूपीपीएससी प्री की अपेक्षा। ये मेरा एक अनुमान है, बाकी आपका अनुमान क्या है वो बताइएगा, ठीक है। और इस पेपर को देखने के बाद अगर कोई भी यूट्यूब वाला या कोई भी बड़े से बड़ा टीचर और या फिर कोई बच्चा अगर ये कहता है कि मैंने 140 में 100 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो मेरी तरफ से है ना, और अपनी तरफ से भी उसको कूट देना पकड़ के, ठीक है ना, अच्छे से लतियाना जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि इसके 100 प्रश्न बिल्कुल सही हो गए हों। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो पहली नज़र में देखने की बात है। अब कोई यूट्यूबर कह दे कि जो मैंने पढ़ाया था है ना 140 में से 100 क्वेश्चन उसमें आ गए हैं, तो वो भी बिल्कुल नकारने वाली बात है। अगर कोई ऐसा दावा करता है ना, तो हमको बताए। अब ये नहीं कह सकते कि पूरी पूरी किताब उसने आपको दे दी है, क्योंकि किताबों से भी बाहर प्रश्न है। आप समझ आ रही है, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जैसे कि हिस्ट्री का जो इसने मेरा हिस्ट्री का बैच लिया होगा उससे हिस्ट्री बैच पूरा फंस गया होगा, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि ठीक है 140 में लगभग लगभग 70 से 75 80 क्वेश्चन के आसपास आपको डिट्टो जो पेड बैच ज्वाइन करे होंगे किसी के भी मिल गए होंगे, लेकिन 80 से ऊपर क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये नहीं कि मैं आपको पीडीएफ पकड़ाते चला जाऊं, हर एक जो भी पीडीएफ आ रही है मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा दे दूं, उत्तर प्रदेश का बजट का पूरा नोट्स दे दूं, नोट्स मतलब समझ रहे हो, पूरी सरकारी आपको कागजात पकड़ा दूं, तो भाई वो तो गलत है ना। पढ़ाने वाली बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर यार अच्छा खासा था। मैं आपने मेरे मुंह से बहुत कम ही सुना होगा कि जब मैं किसी पेपर को कुछ कहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा था और नो डाउट मज़ा आई होगी आपको पेपर देने में। जब आपने पेपर देखा होगा तो आपको लगा होगा कि यार पेपर में दम तो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अनीस अहमद, माया राम, चलिए मैं आपको सारे बता देता हूँ। देखो भाई कि जो जो सही सही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे है ना जिसको गूगल बाबा भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनको ढूंढा जा रहा है तो आपको बता दिया जाएगा। जो सही से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डाउट में होंगे, बाकी सब क्वेश्चन आपको 100% सही बताया जाएगा। आगे आते हैं। जैसे ये तो लिखा हुआ है पहले से ही है ना, बिल्कुल कालक्रम बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है ना। तो करजन वाली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करी थी, ठीक है ना। तो करजन वाली की हत्या किसने की थी भाई? मदन लाल ढींगरा ने की थी, ठीक है ना। 1909 की बात है, मदन लाल ढींगरा ने इसको की थी, बिल्कुल सही बताया। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं थी, एक थी केसरी और एक थी मराठा, है ना। तो केसरी पत्रिका मराठी भाषा में थी और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में थी, और ये निकाली गई थी 1881 में, है ना। जो प्लेग फैल गया था तो प्लेग कमिश्नर रैंड और अर्मस्ट की हत्या कर दी थी, तो केसरी पत्रिका में लिखा गया था, तो उसी के लिए इनको जेल भी भेजा गया था 6 महीने के लिए। और अबुल कलाम आजाद ने 1912 में अल हिलाल और अल बिलाल पत्रिका निकाली थी। अगर आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे तो अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं, तो शिक्षा मंत्री बनने के लिए इसको सबसे लास्ट में ढकेलना पड़ेगा हमको। यही अल बिलाल जो थी, है ना, अल हिलाल जो थी, यही आगे चलकर जब ये बंद हो गई थी, इसका विरोध हुआ था, तो इन्होंने अल बिलाल नाम की दूसरी पत्रिका चला दी थी, अल हिलाल से अल बिलाल कर दी थी। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है? खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में इनको मृत्युदंड दे दिया गया था, आपको ये बात पता ही होनी चाहिए। तो अब देखो भाई, अगर इसका आंसर देखा जाए तो आपने देखा कि पहले किसको लेंगे हम लोग? पहले लेंगे 1881 को, यानी तीसरे को पहले लेंगे। तो जहां 3 नंबर पहले दिखे आपको लगा देना, अच्छा ये दोनों में है। 3 के बाद 1908 लेना है, यानी कि दूसरा, इसके बाद लेना दूसरा, यानी कि ए बिल्कुल सही है। तो देख लीजिएगा इसका जो आंसर है वो ए है, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसको बड़ा कर देता हूं मैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है
कि कांग्रेस का अधिवेशन है और इसको मिलाना है, कांग्रेस के अधिवेशन को मिलाना था। तो कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था और जिसमें आपकी सरोजनी नायडू जो थी वो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी, या फिर कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। बनारस का अधिवेशन 1905 में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले चुने गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले चुने गए थे। फिर लखनऊ में हुआ था 1916 का अधिवेशन, जिसमें रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। रास बिहारी नहीं थे, लखनऊ समझौता हुआ था ना, इसमें एसी मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, एसी मजूमदार थे। बात समझ आ रही है? तो आपको मिला लिया जाएगा। अगर मिलाएंगे तो फिर आंसर क्या होगा जरा देख लेते हैं। यदि हम लोग मिलाएं तो बी का 4 मिलाना है, बी का 4। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन करो। अरे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करो। कोई एक अगर आप सही कर लोगे तो इसमें काम हो जाएगा। जैसे कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध यदि आप इसको देख लेंगे तो ये है 1878-80। और अगर हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिनमें से शुरू के 2 हैदर अली लड़े थे और लास्ट के जो 2 थे वो टीपू सुल्तान द्वारा लड़े गए थे। तो अगर इसको लगाना चाहो तो इसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर डी का हम लोग 3 कर दें तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बात समझ आ रही है? क्या आंसर हो जाएगा? ए, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 का होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा इस वाले का, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है ना, कि ए का 2 हो जाएगा और जो डी है उसका 3 हो जाएगा। तो डी का 3 इसी में दिख रहा है ना, ये किसने गलत कर दिया है। चलिए ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल सही है, किया था 1866, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। राजीव वर्मा जी के सर आपका पढ़ाया हुआ इतिहास पूरा फंसा है, आपका पढ़ाया हुआ फंसा है, धन्यवाद। देखो मैं आपको इतना, देखो आपने जो पेड बैच लिया है मैंने आपको उतना फंसा दिया है जितने में आपका कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है ना। जितने में आपका कट ऑफ निकलना होगा उतना मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था इतना कठिन पेपर है कि स्टैटिक जीके में आपको 1996 की कुछ योजनाएं पूछी गई हैं, ठीक है ना, 1992 की योजनाएं पूछी गई हैं। चलिए वापस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सस्ते होंगे और बहुत क्वेश्चन आपके काफी कठिन भी होंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। देखो एक बात समझो, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में इसलिए की थी कि भारत की आवाज लंदन तक पहुंचाई जा सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके, भारत की स्थिति का है ना पता लगाया जा सके या बताया जा सके भारत की स्थिति कैसी है। तो वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये गलत हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है क्योंकि एक हल्का सा रीजन आप जब पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, तो एक हल्का सा रीजन ये होता है कि वो दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों की बातों को ब्रिटिश के सामने भी रखा था, है ना, ताकि ब्रिटिशर जो थे उनके मन में सांत्वना जगे भारत के लिए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रहें कि भारत को भी है ना जीने का हक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बात लास्ट में लिखी तो होती है। तो अगर हम इसको लेना चाहें तो मेरे हिसाब से आप मेरे हिसाब से ए और आर दोनों सही कर लीजिए, और आर ए की सही व्याख्या भी है ये, है ना। वैसे अगर आंसर की में अगर वो ए सही कर दे और आर गलत कर दे तो आप इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा दूसरे का ऑप्शन क्या बता रहे हो? सी सही है, देख लेते हैं भाई। लखनऊ को 1916 है, बिल्कुल सही है। लखनऊ को क्या है? 1916 है, तो सी का 1 है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सी है, इसका आंसर सी है बेटा, हो गया, गलती से हो गया, ठीक है ना। तो डी का 2 था, बिल्कुल सही है, और बी का 4 था। अच्छा ये दोनों मिल रहे थे, अच्छा ये दोनों मिल रहे, ठीक है सी है। चलो ये नहीं है, सी है। बाकी ध्यान दे 3 मिला दिए थे ना, चौथा 4 मिला दिए थे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है कि किसने कौन सी स्थापना की थी? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी।
सर आपका पढ़ने से जो ज्यादा आपको सुन सुनकर याद किया था वो फंसा, ठीक, धन्यवाद। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी स्थापना की थी 1905 में। बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था 1780 में, और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ये तो आराम से हो जाने वाले थे। तो इसका जो आंसर होगा, पहले क्या लगा देंगे, पहले हम लोग लगाएंगे 1780 यानी कि हिक्की, यानी कि 3 पहले लगा देंगे, ठीक है। पहले 3 आ जाएगा, 80 के बाद 84, 3 के बाद 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा 2, 3, 4 और 2 और फिर 1 आएगा, 3, 4, 2, 1 यानी कि बी होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो 3, 4, 2, 1 होगा। क्लियर है भाई, धन्यवाद भैया। आकाश कुशवाहा जी, सर यूपी स्पेशल आपका पूरा पढ़ाया फंसा, धन्यवाद, ठीक है। तो 5वें का आंसर जो होगा वो बी होगा, बी फॉर बॉल। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में, है ना, भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है ना। इसी को कहते हैं विदेशिया, फिरंगिया विदेशिया। यदि विदेशिया आ जाता तो साहब शायद आप आंसर लगा पाते, ठीक है ना। तो फिरंगिया या विदेशिया का आंसर होगा मनोरंजन, है ना, मनोरंजन प्रसाद, मनोरंजन प्रसाद सिंह इज द राइट आंसर। निखिलेश पटेल जी, सर दिल खुश हो गया, है ना, क्यों खुश हो गया भाई, ये भी रीजन बता दो। दिल जो खुश हुआ है उसका रीजन ही बता दो जरा सा, ठीक है ना। अगर हमसे पढ़कर खुश हुआ है तो बढ़िया बात है, और हमसे पढ़कर नहीं खुश हुआ है तो भी बढ़िया ही बात है। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के संदर्भ में बताना है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों सही है बेटा, इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है, आपको आंसर पता होना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने, और लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी, है ना। लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ये तो नहीं पता है, लेकिन आगे चलकर गांधी जी ने इसका विरोध किया था कि सेना पर जो व्यय किया जा रहा है उसको आधा कर दिया जाए, है ना। ये तो आ रहा था। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो नहीं पता है, ठीक है ना, परफेक्ट आंसर इसको नहीं पता है। हालांकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ठीक है, इसका आंसर आपको रोक देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, नवा क्वेश्चन क्या है। नवा क्वेश्चन है कि जल विहार मेला बुंदेलखंड में लगता है, बिल्कुल सही। देखो बलदेव देखो, छठ मेला, यहाँ पे छठ लिख दिया था, ठीक है। रवि राज रावण जी, सर जीएस स्पेशल बैच कब आ रहा है नया वाला, अभी देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है, देखो छठ का मेला लोग सोचते हैं पूर्वांचल में मनाया जाता है, गलत हो गया ना। यहाँ पे बलदेव लिखा है, बलदेव लिखा है यानी दाऊ, है ना। दाऊ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ब्रज क्षेत्र में आएगा ना, मथुरा। तो इसका आंसर होगा सी वाला, बलदेव वाला, ठीक है। अब जरा एक बात समझो, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना। अब देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, आराम समझो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया था। तो यहां समझना है, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, समझना, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ऐसा कहा गया था, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, है ना, आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाए, आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाए। तो अधीन जो हुआ था वो 1834 में हुआ था। अब यहाँ पर ये दिक्कत फंस रही है कि 1833 अगर चार्टर एक्ट पूछता तो 1833 होता, और अगर ये पूछता कि प्रेसिडेंसी, अगर ये बताओ कि कब सौंपा गया यानी कि कब मिल गया है, तो 1834 होगा। तो 1833 और 34, अगर अधिनियम पूछता है तो 1833 है, और अगर स्थापना पूछ रहा है तो 1834 है। और इसमें आपका स्थापना ही मतलब आपका वर्ष ही पूछ रहा है, इसमें जो है वो आपका वर्ष ही पूछ रहा है कि तो वर्ष क्या होगा। तो वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 1834 इज द राइट आंसर, वर्ष के हिसाब से। और नियम अगर कब लागू हुआ था, तो नियम लागू हुआ था 1833 में, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो बी और सी दोनों हो सकता है, आंसर की आने पर आप देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इलाहाबाद की संधि हो गई थी 1764-65 में। इलाहाबाद की पहली संधि, दूसरी संधि 1764 में एक हुई थी और एक 1765 में हुई थी।
फिर आगे चलकर लास्ट में जो हाथ पे आया था पूरी तरीके से, वो 1798 में आया था। अब यहाँ पर ना तो 64-65 है और ना तो 98 है, ना तो 64-65 है और ना ही 98 है, तो इसको रोक लो, ठीक है ना। इसको क्या करो, रोक लो। आगे बढ़ते हैं, आगरा का किला पूछा है उसने। अगला, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थायी प्रतिनिधि माना गया था? जमींदारी प्रथा चल रही थी उस समय, ठीक है। अगला, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया था? 1904 में। रिसरा में प्रथम जूट मिल स्थापना कब की गई थी? 1855 में। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन कब हुआ था? 1874 में। बंबई में पहला कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था? 1854 में। तो अब मिला लो, तो पहले चौथा आएगा 4 2 3 1, तो 4 2 3 1। अब देख लो भाई, 4 2 3 1 कहां पर है? 4 2 3 1 ये है, 4 2 3 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919, अरे यार, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा, नहीं, भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा तो 1861 के अधिनियम में आगे गलत हो गया। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अलग था, कभी ऐसा नहीं हुआ था, यह भी गलत हो गया। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, बिल्कुल सही है, ए सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये भी बात सही है। देखो है तो ये दोनों बात सही, लेकिन अब असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ऐसा नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, है ना, उन्होंने छोड़ी थी। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानमंडल की बैठक, एक सेकंड, हाँ, क्या क्वेश्चन है? राज्य विधानमंडल की बैठक के लिए कोरम हमेशा 10 या 1/10 होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस, है ना, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो केस है, इसमें प्रधान आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल, है ना, को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? आपको पता है कि रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, है ना। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। ये सब तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को, है ना, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। तो इसका जो आंसर है वो गोरखपुर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो गोरखपुर है। आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाला पुर्तगाल देश का कौन सा नहीं है, है ना, कौन सा यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? तो पीटर मुंडी ये इटली यात्री है, इटली से आया था। पीटर मुंडी और मनुची ये दोनों जो यात्री थे, पीटर मुंडी और जो मनुची, ये दोनों ये जो यात्री थे वो इटालियन थे, इटली से आए थे, ठीक है ना। सर निखिलेश पटेल जी कह रहे हैं सर मेरा आपका बैच लिया था, सुनकर तैयार किया, 140 में से 105 सही कर दिए हैं। सीआईएसएफ में भिलाई में इस समय मैं पोस्टेड हूं और इस समय 94 मेरे सही हुए थे, आपका बैच लिया था, धन्यवाद निखिलेश जी। आगे मैं बता दो रहा हूँ, लोग छोटे छोटे लेवल के जीएस पढ़ाते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने पेपर फंसा दिया, ठीक है ना, ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है ना। सर ऐसे तो YouTube पर किसी को नहीं देखा है पढ़ाते हुए, धन्यवाद प्रीतिपाल जी। हाँ, तो देखते हैं जो पहला जो मॉडल है, ये सब तो पढ़ाया हुआ है, सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो पहला मॉडल है वो हैरड डोमर के सिद्धांत पे चल रहा था, दूसरा पीसी महल लोबिस के सिद्धांत पे चल रहा था। बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए यानी कि अगर देख लेते हैं, अगर मिलेगा तो और मिला देंगे। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4। अगर ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बाकी कोई है नहीं, तो बस आपका आंसर आ गया। ए का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, ए का 2 बी का 4, तो सी का 1 हो जाएगा।
ठीक है ना, और चौथे का अशोक रुद्रा मॉडल हो जाएगा। हमने पढ़ाया है, देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ही पढ़े होंगे वीडियो पंचवर्षीय योजना के। निम्न में से किसी गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो उत्तराधिकारी चुना था गुरु अंगद देव को। किसको चुना था? गुरु अंगद देव को। और गुरु अंगद देव का नाम था बाबा लहना। गुरु अंगद देव का नाम था बाबा लहना। ठीक है, चलो। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ये क्वेश्चन अच्छा है ना, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझिएगा कि यहाँ पर कुछ गलतियां हो सकती हैं। मेरे हिसाब से मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना, बाकी आंसर के आने पर देख लीजिएगा। देखो, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये वो व्यक्ति था, है ना, जो नंगा दौड़ा करता था, जो नंगा दौड़ा करता था, है ना, भरे समाज में, अपने भरे दरबार में नंगा दौड़ जाया करता था। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को, है ना, खलीफा कह दिया था कि मैं ही खलीफा हूं। इसने अपने आप को खलीफा कह दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वो व्यक्ति है ना, जो कभी कभी स्त्री के कपड़े पहनकर आ जाता था, स्त्री के कपड़े पहनकर आ जाता था, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये तो अब जब ऐसा कर रहा है, खलीफा घोषित कर रहा है अपने आप को, खलीफा के नियम भी लगाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद की। नासिरुद्दीन महमूद ने कहा था कि जिसको जो धर्म मानना है माने, है ना, मैं अपने धर्म पर चलूंगा, मैं अपनी चीज़ों पर चलूंगा, मैं राज्य की जो आमदनी है उस आमदनी से राज्य का कल्याण करूंगा। ये सब चीज़ें तो पहली बार हिंदुओं को इतना सर चढ़ा लिया गया था नासिरुद्दीन महमूद के समय ही, कि इसी के समय ही पहली बार हिंदुओं ने गद्दी को प्राप्त करने की कोशिश करी थी। बात समझ आ रही है ना। तो इसका जो मेरे हिसाब से जो आंसर हो सकता है वो नासिरुद्दीन महमूद हो सकता है, नासिरुद्दीन महमूद हो सकता है। क्योंकि जो नासिरुद्दीन खुसरव है ना, जो नासिरुद्दीन खुसरव शाह है, इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा था कि मैं पैगंबर का सेनापति हूं। तो लोगों ने कहा था कि इस्लाम खतरे में आ गया है, इसको देखकर कहा था लोगों ने कि इस्लाम खतरे में आ गया है। अलाउद्दीन मसूद शाह का कोई रीजन है नहीं आगे बढ़ के, तो ये दोनों हो नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से बी इज द राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आंसर की आ जाए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सैनो सिंह सर, आपसे पढ़कर हमारा भी मन करता है कि हम भी सिविल सेवा की तैयारी शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू कर दीजिए भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? एक देखो, साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विशेष सीमा को नियुक्त किया था। तो साम्राज्य की सीमाओं को करने के लिए बलबन ने भी किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक की नियुक्ति करी थी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में रक्षा करने के लिए। समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर बलबन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों है, लेकिन अब शुरुआत बलबन ने कर दी थी, इसलिए इसका आंसर बलबन लगा देंगे। वरना सबसे ज्यादा सीमा का रक्षक, सबसे ज्यादा सीमाओं पर रक्षा का पहरा डालने वाला जो सबसे ज्यादा व्यक्ति है, सबसे ज्यादा रक्षा जिसने पहरा डाला था वो अलाउद्दीन खिलजी था। पढ़ाया भी है मैंने आपको, और पेड बैच में पढ़ाया, हिस्ट्री स्पेशल वाले बैच में आपको पढ़ाया गया है, और जीएससी स्पेशल बैच में भी पढ़ाया गया होगा, है ना। तो इसमें अगर लगाने की कोशिश करें तो बलबन, देखो आंसर अगर अलाउद्दीन खिलजी भी आंसर की दे देता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत इसने कर दी थी, लेकिन मजबूती इसने प्रदान करी थी, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है मेरा, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा सारी चीजें समझ में आती हैं। तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अगर कोई टीचर बलबन बताता है तो भी मान लेना है, अलाउद्दीन खिलजी बताता है तो भी मान लेना है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आंसर की आने का वेट कीजिए, है ना। कहते नहीं है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, पेपर का लेवल हाई था? हाँ बिल्कुल पेपर का लेवल हाई था, बिल्कुल आप हाई था, ठीक है ना। चलिए, अंशुल कुमार जी कह रहे सर मजा आ गया, हिस्ट्री में आपसे पढ़ा हूँ, पक्का निकालूंगा पीछे, धन्यवाद। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? पहला तो देखो, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां तो पहले ही आ गया था ना, मोहम्मद खां आ गया था, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। जो यहाँ इसमें जो अंतिम में होगा वो अलीवर्दी खां होगा, इसमें जो अंतिम होगा वो अलीवर्दी खां होगा। अदरवाइज ना नजमुद्दुल्ला हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर होगा वो अलीवर्दी खां होगा। कह रहा है हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं किस मेले में, उत्तर प्रदेश के किस मेले में दोनों आते हैं? देखो भाई, जो बटेश्वर मेला है वो आगरा में लगता है, ये पशुओं का मेला है ना। बाबरो बाबा फूल डोल पढ़ाई भी नहीं है, नाम ने आपको पढ़ाया है। नौचंडी जो मेला है वो आपका मेरठ में लगता है ना। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता प्रदर्शित की जाती है।
तो हिंदू मुस्लिम दोनों का जो मेला है वो मेरे हिसाब से मेरठ का नौचंडी मेला है, मेरे हिसाब से मेरठ का नौचंडी मेला है, और 100% सही भी, मैंने पढ़ाया भी है। ये ना होता, अगर ये ना होता तो उर्स मेला अगर होता, ये ना होता तो उर्स मेला होता, अगर ये भी ना होता तो सुलह कुल होता, सुलह ए कुल पर्व, है ना। तो ये जो तीनों पर्व हैं, ये तीनों पर्व आपके हिंदू और मुस्लिम एकता के हैं, तो इसमें नौचंडी, इसमें ये दो आंसर है नहीं, तो नौचंडी लगा देना है आपको। आगे देखते हैं। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने, बिल्कुल सही है, राजा चेत सिंह, जिस बच्चे ने लगाया है बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अच्छा, पुराना शहर, हम जब अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को यूपीएससी वाले बच्चों को जब ये पढ़ाते हैं, प्राचीन इतिहास हमने उनको पढ़ाया, तो जो पुराने नगर बताते थे तो बड़ा मुंह बनाते थे वो, है ना। लेकिन अब देखो आया महोदय नगर। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो पिछला कल का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बताया भी है कि महोदय नगर, देखो महोदय श्री की बात की जाए या फिर आपसे कहा जाए कान्यकुब्ज नगर, आपसे महोदय नगर कहा जाए या कान्यकुब्ज नगर कहा जाए, दोनों का आंसर कन्नौज ही है। और एक बच्चे ने कहा था सर मैं कन्नौज से हूं, मैंने कन्नौज की पूरा इतिहास बताया था उसको, है ना, उसमें ही ये बताया था। महोत्सव नगर महोबा बिल्कुल सही है। आला उदल यहीं पर तो आपको मिलेंगे, है ना, यहीं पर आपको कौन लेगा, आला उदल मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, है ना। चंदेल शासक विद्याधर के होंगे, ठीक है ना। और तो इसका आंसर देखो, कोल कोइल अलीगढ़ बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो जेजाग भुक्ति है वो कौशाम्बी नहीं है बेटा, जो जेजाग भुक्ति है उसको वर्तमान में बुंदेलखंड कहते हैं। जो जेजाग भुक्ति है उसको हम लोग वर्तमान में क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बताया जाए। अब क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कितने महाजनपद स्थित थे, 8, 16 में से 8, कई बार चिल्ला चिल्ला पढ़ाया है। हाँ क्या लिखा है, जा दिन जन्म भयो आला का, जा दिन जन्म भयो आला का, धरती धसी 2.5 हाथ। तो जा दिन, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स भरना है तो आला लगा दो, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है तो आला लगा दो, आला, आला इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आला उदल जानते हो ना, हाँ। कह रहा कौन किसे किन किन राजाओं को जनता द्वारा चुना गया था, जनता द्वारा, तो जनता द्वारा चुना गया था तो पाल वंश के शासक गोपाल को, ये हमने पढ़ाया भी है आपको, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। ये यशोवर्मन जो है वो मालवा का शासक है, जो यशोवर्मन है ये मालवा का शासक है। देखो हर्षवर्धन को तो नहीं चुना गया था, हर्षवर्धन को जनता ने नहीं चुना था, ये हमको पता है, आपको ही पता है। तो गोपाल तो 100% आंसर सही है। तो गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन पल्लवमल, तो हर्षवर्धन नहीं होगा, यशोवर्मन नहीं होगा, तो 2 हो सकता है, और देखो 1 और 3 होगा नहीं, तो बाकी देख लो क्या होगा, 2 और 4 होगा, ठीक है ना, 2 और 4 हो जाएगा इसका। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी यात्री और भ्रमण वर्ष, ठीक है। जो फायान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, 606 से 647 के बीच में चल रहा था, ठीक है। इत्सिंग भी बिल्कुल सही है, साउथ इंडिया गया था, बिल्कुल सही है। अल मसूदी तो 910 से 940 के आसपास था, अल मसूदी तो है वो 910 से 940 ईस्वी के आसपास है, 957 तो बहुत दूर हो जाएगा ना अल मसूदी, तो कौन सा गलत है, वो अल मसूदी वाला गलत हो गया है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्रवास स्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। हम लोग को उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कोलडीवा, इलाहाबाद, बेलन घाटी, बहुत सारी जगह मिली हैं, सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान, हमको जौ और धान, हाँ दोनों मिला, चावल वाल सब मिला कोलडीवा से, तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो गया है। कुछ ऐसा क्या ऑप्शन है, हाँ तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, हाँ कानपुर में जो भीतर गांव का मंदिर है, मैंने बात भी करी थी ऑफलाइन वाले बच्चों से, ऑनलाइन वाले बच्चों से। कानपुर में जो भीतर गांव का मंदिर है वो संभवतः लक्ष्मण मंदिर है। कानपुर में जो गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर है, कानपुर में जो गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर है ना, उसमें आपका कोई चुनाई उनाई नहीं की गई है, वो सिर्फ ईंटों से बनाया गया है, उसमें प्लास्टर भी नहीं किया गया, तो संभवतः वो लक्ष्मण जी का मंदिर था। लेकिन कानपुर में है भीतर गांव के पास, तो वहां पे जो गर्भगृह में जो मूर्ति थी उसको कोई चुरा ले गया है ना,
जो मूर्ति थी वो उसको कोई चुरा ले गया है, तो वहां पे इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। तो गुप्त काल में बनाया गया था, गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर कहते हैं उसे, और 5वीं सदी के अंत में बनाया गया था। तो इसका निर्माण 5वीं सदी से 6ठी शताब्दी ईसा के बीच में हुआ। हाँ, 5वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था, तो 6ठी शताब्दी, ठीक है, ये तो सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है, ये भी सही है, ठीक है ठीक है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही होगा, इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। सितार, वायलिन, वायलिन में किस प्रकार ध्वनि तरंग, देखो ध्वनि तरंग है तो अनुदैर्घ्य होगी, सॉरी, वायलिन में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। अगर ठोस वस्तु, देखो बांसुरी और श्री बजा रहे हैं तो अनुदैर्घ्य होगी, और अगर कोई हाथ से बजा रहे हैं तो अनुप्रस्थ होगी। तो अनुप्रस्थ तो सही है, अनुदैर्घ्य वाला काट दो, अनुप्रस्थ सही है ना। और प्रोग्रेसिव होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है, प्रोग्रेसिव सही लगा है। 33 का भी प्रोग्रेसिव और अनुप्रस्थ सही है। इसका भी आंसर, घर की वायरिंग समांतर क्रम में करते हैं तो समांतर क्रम लगा देंगे, इसका जो आंसर होगा वो समांतर क्रम में होगा ना, श्रेणी क्रम में नहीं करेंगे। चलो, मकड़ियों द्वारा उत्पादित, एक बार यूपीपीएससी का पेपर था 2018 की 19 का, उसमें उसने पूछा था कि गॉसिमर रेशम किससे प्राप्त होता है, तब आंसर था मकड़ियों से प्राप्त होता है। इस बार उसने घुमा दिया और कहा मकड़ियों से कौन सा रेशम प्राप्त होता है, तो गोसामर रेशम प्राप्त होता है, ठीक है, एक उल्टा घुमा दिया पिछले साल के पेपर का। चुकंदर से चीनी बनती है, ठीक है, शहद, ग्लूकोज, अच्छा ये दिया है उत्पाद और ये दिया है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये दिया है उत्पाद और ये दिया है कार्बोहाइड्रेट। तो दूध, हमने कल आपको बताया था कि दूध को लैक्ट कहते हैं, लैक्ट से लैक्टोज बनता है, लैक्टोमीटर बनता है, लैक्टोबैसिलस बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्ट अगर याद रहेगा तो दूध याद रहेगा, तो ये भी सही है। कपास में सेल्यूलोज होता है, बिल्कुल सही है। शहद में ग्लूकोज, चुकंदर से चीनी, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 इसका ये आंसर होगा डी, 36 का आंसर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, घटते उत्पादकता, देखो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, घटते उत्पादकता के हिसाब से, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, पारितंत्र को घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले है ना, मैंग्रोव ले आओ, फिर घास का मैदान ले आओ, फिर झील ले आओ और फिर सागर ले आओ, ठीक लगा। तो सी तो सही है, इसका आंसर सी है, डी नहीं होगा, सी है, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। 1 बाइट में 8 बिट होती है, हाँ सही है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, सही है। गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती है, नहीं भाई, मेमोरी फुल हो जाएगी, 1024 एमबी होता है, मेगाबाइट। अगर मेगाबाइट करते तो आंसर आ जाता, तो इसका सही था आंसर सी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कौन सा कथन सही है, 10 हर्ट्ज से नीचे 10 से 10,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये तो सही है। क्या कह रहा है, सही नहीं है ना। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे, अरे यार, सबसे अधिक जो सेंसिटिव होती है आंख वो हरे रंग के लिए होती है, तो गलत छांटना था, तो बी गलत हो जाएगा, ये तो सही है, ठीक है ना। तो मनुष्य की जो आंख होती है वो हरे रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है, मोस्ट सेंसिटिव होती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा अल मसूदी सर 957 ईस्वी में आया था। यार अब देख लो भाई, हमारे हिसाब से तो नहीं आया था, ठीक है ना। आप देख लो, अगर आपको लगता है तो बढ़िया बात है, हैं? तो इत्सिंग, इत्सिंग कब आया था, इत्सिंग, इत्सिंग देखो इत्सिंग कब आया था, फिर एक बार देख लेते हैं, चलो एक बच्चे की मुराद है तो एक बार इत्सिंग वाला भी देख लेते हैं यार, क्या है। इत्सिंग कब आया था, इत्सिंग आया था 675 में, ठीक है। और अल मसूदी आया था 956, ठीक है, 910 से 940, 940 से 956। इसको एक बार देख लेना बेटा, ठीक है ना, इसको एक बार देख लेना। इत्सिंग जो था वो 675 ईस्वी से 675 ईस्वी के समय सुमात्रा से होते हुए समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश किया था, ठीक है ना। अब इसको एक बार देख लो और हमको बता देना कि क्या है, ठीक है।
ओके, नहीं जो जो हमने बताया हम हमारे ऊपर विश्वास करो, नहीं तो नहीं विश्वास करो तो कोई बात ही नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आप सर्च कर लो, सर्च कर लो तो शायद पता चल जाए। हाँ आगे बढ़े। हाँ ये क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन था ना। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के बाद कौन सा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद तो सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसका प्रयोग किसमें किया जाता है। अब मैग्नीज का प्रयोग इस्पात में किया जाता है, सही, हमने पढ़ाया है साइंस में। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, हवाई जहाज में किया जाता है, सही है। चूना पत्थर सीमेंट, सही तो लगा है, ये सब सही लगा है। 1 2 3 4 पूरा सही लगा है पहले से ही, तो 1 2 3 4 ठीक है। नदी का प्रदूषण या नदी या नहर का जो प्रदूषण है वो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है ऑयल रिफाइनरी। ठीक है ना, और ऑयल रिफाइनरी से ही H2SO4 भी निकलता है, ये मैंने पढ़ाया भी है। ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो होता है वो H2SO4 का जमाव होता है, फिर समझिएगा। हाँ बता तो रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो अल मसूदी गलत है, 957 नहीं होगा उसका, गलत है। ठीक है ना, मैं अब तुम हमको गलत कर दो लेकिन मैं क्या बताऊं। ठीक है ना, जो हमने बताया वो आप बताइएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात समझिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड का, अच्छा एक बच्चा कह रहा सर इसका हाइड्रो है, जरा देख लेते हैं एक बार। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा आवश्यकताओं की, बेटा ये बिजली वाला नहीं पूछ रहा है ना, अगर बिजली वाला पूछ रहा होता तो जल विद्युत ऊर्जा कर देते। ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो तेल रिफाइनरी इसका आंसर होगा, तेल रिफाइनरी, यहां से H2SO4 भी निकलता है, और जहां पे ऑयल रिफाइनरी ज्यादा होगी वहां पे H2SO4 निकलेगा और अम्लीय वर्षा भी होगी। क्या होगी, अम्लीय वर्षा होगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से H2SO4 प्राप्त हो जाता है, नहीं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्राप्त हो जाएगा, और जब उसके ऊपर से जटियान निकलेगा, जटियान, ठीक है ना, जटियान निकलेगा तो उससे N2O या NO2 निकल आएगा, और बस इनके मिलने से अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो H2S भी जो है वो है ना ऑयल रिफाइनरी से निकलता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर आपसे पूछा जाए सड़े अंडे की गंध किसकी जैसी होती है, सड़े अंडे जैसी गंध, आपसे पूछ दिया जाए कि सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस की होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की। सड़े अंडे जैसी गंध किसकी होती है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड की। सर 40वां रह गया, 40वां रह गया क्या, 40वां देख लेते हैं। हाँ 40वां क्या है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव है, लिवर पर पूछा है। तो आपको पता है ना, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके लिवर में संचित हो जाता है। अगर आप खाना ना खाएं तो एक दिन में ग्लूकोज सारा समाप्त हो जाएगा, फिर जो वसा होगी वो वसा आपको ऊर्जा देना शुरू कर देगी। ठीक है ना, और जब वसा देना आपको शुरू कर देगी ऊर्जा, तो इससे क्या होगा कि जो ट्राइग्लिसराइड होगा वो आपका बढ़ना शुरू कर देगा। जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू कर देगा तो आप धीमे धीमे मृत्यु की कगार में जाने लगेंगे। तो इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है। आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, ये सब उलझाने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, ये सब उलझाने के लिए दिया गया है। लिवर पर असर पूछ रहा है, तो ग्लूकोज जब कम हो जाता है, ग्लाइकोजन जब समाप्त हो जाता है, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। अच्छा अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, हम लोग हमें 500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं लेकिन वो लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आप जितने लोग देख रहे हैं उतने तो लाइक करना बनता ही है। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा हुआ है, सर 94 नंबर बन रहे हैं, ARO चांस है 94 क्या GS में सिर्फ कि दोनों मिलाकर, है ना, GS में है सिर्फ कि दोनों मिलाकर है, बताइएगा। 39 का बेटा बता दिया, 39 का क्या है, 39 बता तो दिया। 39 का जो है वो B है, लाल रंग गलत है, यहाँ पे हरा रंग होता तो सही हो जाता। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, चलो ये सब हो गया, ये भी हो गया। हाँ तुलसी का पौधे में, ये घटना चक्र का पुराना क्वेश्चन है, तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइट्स, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइट्स जो घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ पढ़ के निकले हुए हैं, ठीक है ना,
सर इतनी ध्यान से देख रहे हैं कि लाइक करना भूल गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जो घटना चक्र पढ़ के गए होंगे उनको तुलसी वाला क्वेश्चन मिल गया होगा, जिन्होंने एसएससी का पेपर देते होंगे उनको भी ये क्वेश्चन मिल गया होगा। ये क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ खाया जाए कि अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम आहार मिल जाए। देखो बेटा यहां पे समझना, यहां पे दाल की जगह अगर सोयाबीन होती, यहां पे दाल की जगह अगर सोयाबीन होती तो सही हो जाता। दाल है इसलिए गलत हो जाएगा। अब आते हैं केला, केले से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं अंडा और मछली की। यदि अंडा और मछली दोनों की तुलना करें, आवश्यक अमीनो अम्ल है ना, अमीनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। तो अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। मछली का स्थान, अगर अमीनो अम्ल की बात की जाए तो मछली का स्थान चौथे या पांचवें नंबर पर आएगा, है ना, चौथे या पांचवें नंबर पर आएगा। सबसे दूसरा जो स्थान इन दोनों में है ना, जो दूसरा स्थान आएगा वो अंडे का आएगा। यहां पर अंडा सही आंसर है। मछली लोग बता रहे होंगे तो हमें कोई मतलब नहीं है कि मछली बता के कुछ कर ले, लेकिन आंसर इसका अंडा है। आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा, इसमें यही पूरा उठा के गूगल पे लिख दीजिएगा, है ना, वो आपको चिल्ला के बता देगा आपका आंसर अंडा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बानी बीनी चदरिया, है ना, झीनी झीनी बीनी क्या है चदरिया के लेखक कौन है। हाँ बेटा ये आंसर कौन बताएगा, झीनी झीनी वाला, झीनी झीनी वाला आंसर बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बताओ बताओ आंसर बताओ कौन होगा, लेखक कौन है इसके। हाँ बेटा अंडा ही है, अंडा है, अंडा है, अंडा है। ठीक है, अंडा है। आप मछली बता रहे होंगे हमें नहीं पता है, लेकिन अंडा है। ठीक है ना, चलो इसका तो आंसर आ गया, बच्चों ने दे दिया। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, अब्दुल्ला या अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है ना, ये झिनी झिनी वाला आंसर है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। ये यार क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था, इसके ढूंढने पड़ेंगे, हमने देखा भी नहीं है। तो अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन धर दिया जाए, अगर हमसे कहते सर इसका आंसर बताइए, तो हमने देखा भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर देख लीजिएगा, मैंने देखा नहीं है, आप देख लीजिएगा, इसका मुझे पता भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे मुझे ये पता है कि महिला समृद्धि योजना, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है। ठीक है ना, ये सही है बता रहा हूं ये, अरे भाई मेरे, चलो इसको छोड़ देते हैं वरना कहेंगे कि बता दिया। महिला समृद्धि योजना 1993, ये सही है आंसर है। ठीक है ना, बाकी तीन मिला लीजिएगा, मुझे पता नहीं है। आगे वन संरक्षण अधिनियम, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो बी का 2 लगा दो और हो जाएगा। जल प्रदूषण 1974, अरे सही तो लगा है पहले से ही शायद। ठीक है ना, तो ये तो सही लगा है, बी का 2, बी का 2 सही, तो 1 2 3 4 पहले से सही लगा हुआ है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस मंत्री द्वारा रखा गया था। देखो मैं आपको बताता हूं कि जो 6 है ना, 6 क्या है यार फॉर्मूला, ये जो 6 फॉर्मूला प्रपोजल है, ये जो 6 फॉर्मूला प्रपोजल है ना, ये एक मूवमेंट चलाया गया था 1973 में। 1973 में ये मूवमेंट आपका पाकिस्तान के आसपास भी चलाया गया था, बांग्लादेश में चलाया गया था, बांग्लादेश में, और यही आपका हमारे पास तेलंगाना में चलाया गया था, है ना, भारत में। तो पाकिस्तान या बांग्लादेश का पूछ नहीं रहा है, अदरवाइज यहां पर हो जाता शेख मुजीबुर रहमान, इसके प्रणेता होते, शेख मुजीबुर रहमान इसके प्रणेता होते। लेकिन वो पूछ रहा भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में, है ना, जब भाजपा सरकार आई है तब दक्षिण की नीति बनाई गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने के लिए अनुच्छेद 253, 253। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखो मैंने आपको पढ़ाया है, आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, दोनों मिलाकर 94 हैं, नहीं कम है, दोनों मिलाकर 94 हैं, तो काफी कम है। हाँ अभी मैं देखता हूँ थोड़ा सा और लोगों, अभी मैं एक पोल डालूंगा इसमें कितने सही हैं, तो उसके हिसाब से बताएंगे, पोल लेने के बाद बता देंगे कितनी कट ऑफ रहेगी। देखो यूपीपीएससी की मैंने कट ऑफ बिल्कुल सही से बताई थी आपको। ठीक है, अच्छा
ये प्रस्तावना मैंने पढ़ाई, ये पॉलिटी की 4 क्लास से ली थी मैंने यूट्यूब पे। उस पे एक क्वेश्चन देखो, 2-3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो न्याय, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो स्वतंत्रता 5 हैं और न्याय कितने हैं, 3 हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। ये इसका आंसर है। और किससे लिया गया है, रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति से यह अवधारणा ली गई है। और रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। ये कौन सा बेकार सा क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। देखो भाषा जोड़ने से संबंधित तीन संशोधन हुए थे, 21वां, 71वां और 92वां संशोधन। ठीक है, 21वां, बिल्कुल सही कह रहा है हिमांशु चौधरी जी। हमारी आंसर की और ऑफिशियल आंसर की में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, इसके लिए बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 21, 71 और 92वां ये संशोधन हुए थे। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। और 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी भैया, 21, 71, 92 हुआ है ना। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो आप कहेंगे सर सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था, नमक। और नमक में क्या था, ना से नेपाली, ना से नेपाली, मां से मणिपुरी और का से कोंकणी। समझना, ये 3 जोड़े गए थे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यानी कि ये कह रहा है 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी। तो भाई 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 के आसपास, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये चारों जोड़ी गई हैं। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है बेटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन गलत है, मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर किसी ने आंसर बता दिया हो तो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर अब भाई कहो, एक से एक होशियार आ जाए और वो बता दें कि यार इसका आंसर कोई है। अरे पागल लड़के, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था, है ना, 92वां संविधान संशोधन हुआ था सर 2017 में एआरओ की 85 गई थी। अच्छा, हमें तो नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। भाई ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। अब कोई इसका आंसर बता दे तो बहुत महानुभाव होगा, मेरी तरफ से भी उसको बेस्ट ऑफ लक कर देना और कह देना कि आप जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें और हो सके तो नर्क में जाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर भी रहे। तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है सब पॉलिटिकलिटी में। तो नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, आपको पता है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है ये। और नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं भाई मेरे। नीलम संजीव रेड्डी तो 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, है ना। चलो, प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन वगैरह कुछ आता है, ज्वारी ऊर्जा तो नहीं आएगी, तो यही गलत हो जाएगा। सुमिलित नहीं है पूछा है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है। कार्यबल का प्रतिशत कितना है ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो मैं बताऊं आपको, इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो 34.8 निकल के आ रहा है। इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो 34.8 निकल के आ रहा है। अब ये 34.8 है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक, देखते हैं। अभी हम कटाफ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कटाफ के बारे में कोई दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अच्छा, हमें देख रहे हैं 700 के आसपास लोग, लेकिन लाइक करे हैं 424। तो कृपया करके अगर लाइक कर दे तो बड़ी बेहतरीन होगा, मतलब अच्छा लगेगा, आभार रहेगा आपका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 55वां।
अब तुम हमको ध्यान से पढ़वाओगे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 55वां सही है यार, हमें चक्कर में पढ़ो। इसका आंसर देखो, इसका जो आंसर है वो 34.8% है। लेकिन अगर फिर भी अगर जिद करनी है, लगाना है लगाना है लगाना है, तो 23.7 लगा लीजिए। ठीक है ना, पुराना डाटा है, लेकिन ये बहुत बहुत पुराना डाटा है ये। ठीक है, अगला देखो 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? तो हृदय शहरों में से कौन सा नहीं है? आगरा नहीं है बेटा, आगरा जगह मथुरा है। आगरा नहीं है, मथुरा है। अरे जो पुराने सांस्कृतिक शहर हैं उन्हीं को सही कर जा रहा है। तो वारंगल तेलंगाना कहा जाता था, तो इसका आंसर आगरा होगा। गलत है ये। हृदय में 12 शहरों में से आगरा नहीं था, आगरा की जगह मथुरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो एसेंशियल गुड्स का उल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि एसेंशियल गुड्स का उल्लेख हम लोग जब महामारी अधिनियम आता है, तो महामारी अधिनियम के दौरान ही हम लोग एसेंशियल गुड्स या एसेंशियल कमोडिटीज का उल्लेख करते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और बाकी आप देख लीजिएगा। चलो 59 क्वेश्चन क्या है? पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का वो है? बताओ भैया। भांड पाथर सिंपल सी बात है, जहां का रऊफ होगा। बिल्कुल सही है, जहां का रऊफ होगा। रऊफ, अब रऊफ कहां पर है? जम्मू कश्मीर का। तो भांड पाथर कहां का होगा? जम्मू कश्मीर का। तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। शबरी के बेर, शबरी के बेर खाए थे ना? ठीक है, तो शबरी संकल्प जो योजना है वो महिलाओं के लिए शुरू की गई है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, है ना, उनकी देखभाल वगैरह के लिए शुरू की गई है, ताकि उनका जो बच्चा हो वो सुपोषित पैदा हो, कुपोषण उसके अंदर ना हो जाए। तो ये पोषण अभियान एक तरीके से आप समझ लीजिए, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं, इंपावरमेंट के लिए नहीं है कि वुमन को इकट्ठा किया जाए, उनको आगे लाने की बात की जाए। नहीं नहीं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये पोषण अभियान है बेटा। इसका पूरा नाम ही है शबरी संकल्प पोषण अभियान। शबरी संकल्प पोषण अभियान, इसका पूरा नाम ही यही है। चैती कजरी, है ना, बहुत आसान सा था। तो जो चैती है वो ब्रज का है, कजरी जो है वो संस्कार गीत है, रशिया जो है वो मौसमी है, सोहर विवाह में गाने सोहर गाते हैं, गरियाते भी हैं। तो डी का 3 मिला लो, डी का अगर 3 मिला लोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नरों को काल, अरे यार बताओ, बिल्कुल गदर उड़ाए हैं पेपर में, हैं गदर उड़ाए हैं एकदम से। ठीक है बेटा, एमएसपी आया था लेकिन एमएसपी पर विरोध हुआ था। एमएसपी आया था लेकिन एमएसपी पर विरोध किया गया था। उन्होंने कहा था कि एमएसपी चेंज करो, हमें उतना पैसा दो जितना हमारा नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेना अपना। ठीक है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पर हस्ताक्षर के बताइए। आपने नोट देखे होंगे, नोट के आधार पर बता दीजिए। हमने तो सबसे पहले नोट ही देखा था, है ना। हमने देखा कि आईजी पटेल के नोट हमने बहुत पहले देखे, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, है ना, छोटी चड्डी पहनता था, है ना। तो आईजी पटेल के बाद मनमोहन सिंह बने थे, फिर सी रंगराजन, फिर डी सुब्बा राव। तो 2 पहले आ जाएगा, 2 वाला। तो ये 2 पहले लगा दो, है ना। 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, ठीक है, बी वाला है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, देखो कि 3 3 3 है तो ये कट गया। ठीक है, फिर 2 और 2 है तो ये भी कट गया। फिर इसके बाद आप लगा सकते थे कि गड़बड़ा जाता, नहीं नहीं छोड़ो, हटाओ, है ना। छोड़ो छोड़ो, अरे मजाक कर रहा हूं, छोड़ो छोड़ो, दिल पे मत लेना। हाँ, एक क्या है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में होता है, विनियोग, है ना, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, 1 करोड़ से 5 करोड़। अगर 1 करोड़ से 5 करोड़ है, 1 करोड़ से 5 करोड़ है, 1 करोड़ से 5 करोड़ है, तो माइक्रो एमएसएमई बनाया कि नहीं? एमएसएमई बनाया गया है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम। तो 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 25 करोड़, 5 करोड़ से 25 करोड़, और 25 करोड़ से 250 करोड़।
यही तो बनाया गया है। तो 1-5 का पूछा है, तो इसका आंसर होगा सी, सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो। गुर्दे लाल हो गए हैं साहब पेपर देखकर। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर सोहर संस्कार है। अच्छा, हमें लग रहा है कि सोहर जो होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तब गाया जाता है, विवाह विवाह जब होता है, अच्छा विवाह होता है तो बच्चा पैदा होता है तब गाया जाता है। अच्छा ठीक तो है। हाँ तो सोहर संस्कार भी चेक कर लेता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। जब सरल पेपर मिल जाता है तो कभी कभी हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया था, ठीक है। कौन सही नहीं है? भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में नहीं आया था, या 1872 में आया था। यार बहुत छोटा छोटा आंसर है इसका, है। चलो, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, तो पहले पे आता है एग्रीकल्चर, ठीक है ना, और दूसरे पर आता है सेवा क्षेत्र। तो सबसे बड़ा स्रोत जो है इसमें, अगर हम आंसर अगर बताना चाहें तो सेवा क्षेत्र लगा लेते हैं, सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। देखो अगर दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन इसका जो 90% जो आंसर है वो सेवा क्षेत्र है, और 10% आपका कृषि क्षेत्र आ सकता है, क्योंकि आज भी कृषि कभी कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन, देखो जब हम इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, तो आपका आंसर तुरंत ही आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। आप नहीं मानते, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसका आंसर एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है ना, तो जब ऐसा प्रश्न पूछते थे सेवा क्षेत्र हो जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला, हाँ ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 में, ठीक है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी 1953 में, ठीक है। की विलेज स्कीम शुरू हुई थी 1950 में, ठीक है। जिला ग्राम विकास अभिकरण शुरू हुआ था 1999 में, 1999 में। अब कह रहा मिला लो, क्या मिला होना है, तो पहले क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा की विलेज वाला, तो 3 पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, पहले 3 आएगा, 3, इसके बाद 1, इसके बाद 2 और 4, तो 3 1 2 4 है कोई आंसर, 3 1 2 4, ये लो 3 1 2 4, ठीक है ना। चलिए आगे बोले, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले शुरू करी थी, तो सबसे पहले गुजरात ने शुरू करी, सॉरी सबसे पहले दिल्ली ने शुरू करी थी, सबसे पहले दिल्ली ने शुरू करी थी, और दिल्ली के बाद तमिलनाडु ने शुरू करी थी। बेटा ये ई पंचायत पुरस्कार नहीं पूछ रहा है, ये ई पंचायत पुरस्कार नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, जो आपका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है। ये पूछ रहा है ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले किसने शुरू करी थी, तो दिल्ली ने पहले शुरू करी थी, और इसके बाद तमिलनाडु ने शुरू करी थी। उत्तर प्रदेश का तो दूर दूर आंसर नहीं है, तो इसका आंसर डी है, दिल्ली। ये क्या है, कौन सा सही नहीं है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नस ली। वर्ल्ड वाइड वेब का कौन बनाया था, टिम बर्नस ली, है ना। सीपीयू कंट्रोल, अरे कंट्रोल कहां होता है, सेंट्रल होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो सी गलत हो जाएगा। कौन सही नहीं है, सी नहीं सही है। एएलयू का आपको पता ही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ना। और एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत है, सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है, सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है, लघु कृषक वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा लघु कृषक। फसल चक्र, अगर लेखपाल का आपने हमारा क्वेश्चन देखा होगा, अगर लेखपाल का आप बैच पढ़े होंगे, तो मैंने फसल चक्र और फसलों की अवधारणा पूरी पढ़ा दी है उसमें। तो फसल चक्र मैंने पढ़ाया था कि गहरी जड़ों की मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए पहले गहरी जड़ वाली अगर फसल लगाते हैं, तो बाद में उथली जल वाली फसल लगाते हैं, है ना।
और दूसरे में अगर फलीदार लगा रहे हो तो बाद में कम फलीदार लगाओ, इस प्रकार से। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 और केवल 2 नहीं है, 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो आंसर होगा वो, अच्छा रुको रुको, ये पढ़ लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए। नहीं यार, ये गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है ना, पढ़ने में गलती हो रही बार बार। चलो ठीक है, तो पहला गलत है, गहरी जड़ों की फसलों को उगाने के बाद उथली जड़ वाली फसल उगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो केवल 2 होगा। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया जा रहा है? नासिक। ब्रेंट इंडेक्स जारी करता है कच्चे तेल की कीमतों के लिए, कच्चे तेल की कीमतों के लिए ब्रेंट इंडेक्स जारी की जाती है। काली लालिमा, काली लालिमा लेडी फिंगर है, मतलब भिंडी, भिंडी। भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है, जल्दी बताओ। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। देखो एक बात बताते हैं, सरसों में तेल की मात्रा अगर आपको बढ़ानी है तो मिट्टी में कौन सा तत्व मिलाना पड़ेगा या कौन सा तत्व की वो ली जाती है? तो इसमें होता है आइसोथायो। सरसों में जो चरपराहट होती है, जो सरसों में चरपराहट होती है ना, वो होता है आइसोथायो, आइसोथायो, क्लियर है। और आइसोथायो हो जाता है सल्फेनिक, क्या हो जाता है? सल्फेनिक अम्ल। तो सल्फेनिक अम्ल से क्या हो जाएगा? सल्फर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, अच्छा अंतरराष्ट्रीय, अगर देखो राष्ट्रीय होता यानी भारत के अंदर होता तो शिमला हो जाता, अंतरराष्ट्रीय कह रहा है तो लीमा पेरू, अंतरराष्ट्रीय कह रहा है तो लीमा पेरू इज द राइट आंसर, ठीक है ना। गाजर नहीं है बेटा, गाजर नहीं था भैया मेरे। चलो, ट्यूबवेल सिंचाई आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाल फिचा हुआ है, तो इसका आंसर तो उत्तर प्रदेश होगा, तो सबसे छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। भैंस भदावरी है, बिल्कुल सही है। गाय सिंधी है, बिल्कुल सही है, पढ़ाया भी है मैंने पशुपालन में। बकरी जमुना पारी है, ठीक है। भेड़ थार पारकर, थार पारकर तो गाय है, थार पारकर तो क्या होती है? गाय होती है ना। सिंधी, थार पारकर ये सब क्या है? गाय है ना। तो भेड़ नहीं होगी, भेड़ गलत हो जाएगा, कौन सा नहीं है? भेड़। चलो अगला क्वेश्चन, तेल की मात्रा किसमें कितनी होती है? नाइजर, नाइजर रामतिल की फसल में एक तेल की फसल है जिसके बीजों में तेल की मात्रा होती है 27 से 36%। पौधे में गूटी लगाना, ये गूटी समझ रहे हो? गूटी का मतलब होता है कलम लगाना, कलम लगाना। आपने कभी देखा है जो गुलाब गुलाब के पौधे होते हैं, है ना, उसमें कलम लगा देते हैं, जैसे पौधा ये है तो इसके किनारे किनारे काट देते हैं तो कोई दूसरा पौधा लगा देते हैं ऐसे करके, है ना। तो कलम कलम काट काट के लगा देना है, तो इसका आंसर होगा वानस्पतिक प्रसारण के लिए बी, वानस्पतिक प्रसारण के लिए गूटी, ये कलम लगाना जिसे कहते हैं, ठीक है। चलो ये क्या कह रहा है? सबसे बड़ा उत्पादक आम उत्तर प्रदेश लगा लो, और नारियल केरल लगा दो, और सेब जम्मू कश्मीर लगा दो। तो A4D1, A4D1 लगा, देखो कहां है, देखो कहां है A4D1, A4D1, ठीक है, यही तो सही है, सही है, सही लगाया था। भारत गन्ने के उत्पादन में सबसे बड़ा हब है, सही है। भारत का दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है, गलत है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, गलत है, सिर्फ एक सही है। डेनिश डेनमार्क से आए थे, बिल्कुल सही है। डच को नीदरलैंड कहते हैं, बिल्कुल सही। चीनी भाषा मंदारिन है, और थाईलैंड की भाषा थाई है, थाईलैंड में थाई भाषा बोली जाती है। जो बच्चे गए होंगे पटाया हटाया वो तो जान ही रहे हैं, है ना। चलो तो भाषा नहीं है, और क्या है? कितने क्वेश्चन है? 83 पहुंचे क्या? चलो अगला, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, गंगा यमुना के मैदान में सबको पता है। तो A का 2 लगा दो, देखो कोई फंस रहा है क्या? A का 2 लगाओ, देखो आ जाए तो ठीक है। A का 2, A का 2 ठीक तो है, ये लगा दो, खत्म। मरुस्थली मिट्टी राजस्थान, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, है ना।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? नहीं है। 2011 की पूछ रहा है ना, तो मुरादाबाद नहीं होगा। मुरादाबाद की जनसंख्या उस समय है ना लगभग 8.5 लाख थी, और मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर यूपी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट पे है। भाई देख लो, हमें नहीं पता है, हमारे हिसाब से तो नहीं है। और कोई बताएगा क्या? 2020 में था, 21 में देख लो भाई क्या है। देखो 2020 में था, ये तो हमें पता है। 2021 में देख लो एक बार है? 2021 देखो विश्व में तो नंबर 1 पर है, वो तो 100% सही है। अच्छा 2020 में पता था, 2021 में शायद चेंज हुआ था, मैं कुछ खबर आई थी। अगर ये ऐसा नहीं है तो यहाँ पे लगा लो भाई, अगर दूध वाला है तो लगा लो भाई। ठीक है ना, इसको हमने गूगल किया नहीं था, हमने पुराना डाटा मेरे पास है, तो फिर ये दोनों सही हो जाएंगे। तो 1 2, तो 1 और 2 सही कर लो फिर, क्योंकि देखो चावल का तो 100% पता है आर्थिकी में कि पश्चिम बंगाल है, तो इसका आंसर 1 और 2 कर लो। इसका आंसर 1 और 2 कर लो, ठीक है ना। इसका आंसर 1 और 2 है, ठीक है ना। मिल्क वाला अगर चेंज हुआ है तो देख लो। 100 सही है, वैसे सही है, ठीक है। 1 और 2 है, ठीक है। भारत शहरी वेधशाला, ये आपका नई दिल्ली में, इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में। भारतीय नीति आयोग एसडीजी जो डैशबोर्ड आया, एसडीजी डैशबोर्ड 2020-21 में टॉप 10 में कौन सा नहीं है पूछा है। तो टॉप 10 में पंजाब नहीं है, पंजाब 12वें स्थान पर है। पंजाब जो है वो 12वें स्थान पर है। सतपुड़ा रेंज का है धूपगढ़ी, सिंपल सी बात है, नेशनल पार्क लिख दिया तो डराना नहीं है। देखो ये सारे आपके एमपी के नेशनल पार्क हैं, मध्य प्रदेश के, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, सूत्र बताया था हमने आपको, संजय ने माधव को वन में जीवों के साथ 7 रात बांध के रखा और कान में 5 पंच मारे। ये सूत्र था मध्य प्रदेश के सारे उद्यान याद करने का। ठीक है, अगला क्या है? भारत में हॉट स्पॉट जैव विविधता पश्चिमी घाट सबसे नंबर 1 पर है, आपको पता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बताइए। ठीक है ना, आरोही क्रम बताना है, ठीक है ना, आरोही क्रम। अगर आरोही क्रम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कि छोटे से बड़े में तो मिजोरम को पहले ले आओ। मिजोरम कहां कहां है? पहले मिजोरम ले आओ, नागालैंड ले आओ। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये तो नहीं है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? दमनदीव इज द राइट आंसर, दमनदीव बिल्कुल सही आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकरण था हिमाचल प्रदेश का, यह भी सही है। मोनोक्लाइमेक्स है ना, ये थ्योरी दी थी आपकी क्लेमेंट्स ने, क्लेमेंट्स ने। आपदा प्रबंधन, आपको पता है कि आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो, देखो यूपीपीएससी प्री के पेपर में इसका पदेन अध्यक्ष पूछा गया था, है ना। इसका क्या पूछा गया था? पदेन अध्यक्ष पूछा गया था। तो पदेन अध्यक्ष का जो आंसर है वो आपका प्रधानमंत्री था, और यहां पर पूछा गया आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो आपका आंसर है 2005। अगला देखो, सामाजिक पहलू श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसने जीता था? तिरुपति, 95। भारतीय नगरों में से मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है, इसको क्वेश्चन मार्क ले लो। किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है ना। इसका जो 90% आंसर हो सकता है वो मिजोरम हो सकता है, ठीक है ना। बाकी गूगल पे सर्च करने से मिल नहीं रहा होगा, है ना। आगे बाकी ढूंढ के बताना हमको।
भारत में से किस राज्य को अगस्त 2021 के लिए भारत सरकार द्वारा वन धन योजना, नागालैंड ने 7 पुरस्कार जीते थे। करंट अफेयर में बताया भी था, नागालैंड ने वन धन योजना के तहत टोटल 7 पुरस्कार जीते थे। ठीक है ना, नागालैंड इज द राइट आंसर। हाँ, राज्य आपदा प्रबंधन का सीएम होता है और देश का पीएम होता है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना? 2023 तक 100% विद्युतीकरण सही है, शून्य कार्बन उत्सर्जन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका 98 का जो आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों सही लेकर होगा। 1 और 2 दोनों सही। अगला, समुद्री चक्रवात तूफान तौकते, तौकते का मतलब होता है चिल्लाती हुई छिपकली, पढ़ाया भी हमने आपको, चिल्लाती हुई छिपकली सा पढ़ाया गया है आपको। कहाँ आया था? गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब है ना में आया था, तो आपका आंसर क्या लगाएंगे? अरब सागर। इधर ही तो है, यहां पे तो है सब कुछ, अरेबियन सी। यहां पे बे ऑफ बंगाल है। मिताली एक्सप्रेस जो है वो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है। संगम योजना, नदी वाला मत लगा देना, राष्ट्रीय एकता नहीं, विकलांगों के कल्याण की वृद्धि के लिए 1996 की योजना है। ये 1996 में शुरू की गई थी। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। एक पहल, ये सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो न्याय आपके द्वार इससे संबंधित है, न्याय आपके द्वार। ठीक है बेटा, इंडिया में गन्ना उत्पादन पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश है, और विश्व में पूछ रहा है तो ब्राजील है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम डकैती के विरुद्ध है, अंतरराष्ट्रीय समूह समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। अब्राहम अकॉर्ड है ना, अब्राहम समझौते में इजराइल, यूएई और बहरीन ये हैं, ये। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जलान की पुस्तक द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी। खेलो इंडिया यूथ में किसको शामिल किया गया है? कलियारपट्टू, ये मार्शल आर्ट है, ये क्या है भाई? मार्शल आर्ट है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में ये जो मार्शल आर्ट है ये बहुत फेमस है। फिर गतका, मलखम, थांगता ये सब हैं, तो 1 2 3 4 सब तो शामिल किए गए हैं, तो चारों हो जाएंगे। है क्या ऑप्शन? हाँ, 1 2 3 4। इटली ने अपना पहला फूड पार्क, मेगा पार्क किस स्थान पर शुरू किया? फणीधर, मेहसाना, हरियाणा, फणीधर, मेहसाना, हरियाणा में शुरू किया। पढ़ाया क्वेश्चन था करंट अफेयर में कई बार, इसलिए तुरंत ही याद आता है। डेविंसी और वेरिटास, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। डेविंसी और वेरिटास ये नासा द्वारा शुरू किया जाएगा। अच्छा, लिखा हुआ है नासा की स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में, और इसका जो मोटो है वो है बेनिफिट फॉर ऑल, बेनिफिट फॉर ऑल, ये इसका मोटो है। तो शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए है डेविंसी प्लस और वेरिटस। आपको ये बताना है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेटा बीडीएल है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नहीं है, बीडीएल है। और अभी तक आपने अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो, है ना। और अगर आपको लगता है कि हमने हिंदुस्तान कॉपर बताया है तो शायद आपने किसी और जगह से देख लिया होगा, ठीक है ना, आपने कहीं और जगह से देखा होगा जिसने आपको हिंदुस्तान कॉपर बता दिया है। कितने लोग कह रहे हैं भाई बता दो जरा सा, हमको बता दो कि कौन कौन कह रहा है कि सर के वो क्या नाम है, उसका आंसर हिंदुस्तान कॉपर वाला है। मेरे हिसाब से तो हम जो बता रहे हैं, अगर आप हमारी तरफ से लेके चल रहे हैं तो आप यही लेके चलिए, ठीक है ना।
ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, इसका आंसर बताइए क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है भाई? नहीं, जो निजामबाद है बेटा, निजामबाद, नजीबाबाद है। देखो, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए केबल कार वाला तो बनारस है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए केबल कार वाला तो बनारस है बेटा, बनारस, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बनारस है। ये कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, मिर्जापुर। हाँ, ये जो ब्लैक पॉटरी है, ब्लैक पॉटरी इन, ये नजीबाबाद है कि निजामाबाद है? ये ए और सी, निजामाबाद है ना। अरे भाई फिर तुमको गलत कर रहे हैं, निजामाबाद है, निजामाबाद। 13वें का सी, जीआई टैग आपको दुनिया भर के लोगों ने पढ़ाए हैं और फिर भी गलत कर रहे हो। निजामाबाद इज द राइट आंसर। ब्लैक पॉटरी का जो आंसर है वो निजामाबाद है, नजीबाबाद नहीं है। और गंडक नदी नेपाल वाली है, बाकी हिंडन तो पता ही है आपको, मेरठ में बहती है, क्योंकि मेरठ में जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर वो इसी किनारे बसा हुआ है। सोन जो है वो रिहंद नदी की है। शारदा नदी आप जानते हो काली नदी है, इसका आंसर वो गंडक नदी है ना। नहीं विश्वास तो आप यूपी रिवर डाल लीजिए। देखो भाई, मानो तो मानो और नहीं मानो तो भाई चेक कर लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमित है? तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुशीनगर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है इंडोनेशिया? इसके साथ करता है, इसके साथ करता है, इसके साथ करता है। ब्रुनई इज द राइट आंसर, ब्रुनई। इसकी राजधानी है बंदर सेरी। इसकी राजधानी क्या है? बंदर सेरी। तो इसका जो आंसर है वो ब्रुनई है, ब्रुनई इज द राइट आंसर। इसके साथ नहीं सीमा साझा करता है। पॉलिनेशिया द्वीप समूह, हमने आपको ओशेनिया है ना, मोलेशिनिया और पॉलिनेशिया इस प्रकार के बताए हैं, आपको जीएस स्पेशल बैच में पढ़ाया है। आप गंडक लगा लीजिए, ठीक है। हाँ, तो पॉलिनेशिया ये पूछ रहा है, मलेशिया नहीं है दादा मेरे, मलेशिया नहीं है, ब्रुनई है। इंडोनेशिया मलेशिया से टच करता है, ठीक है। अब रोमित सिंह जी कह रहे हैं कि सर मलेशिया सही है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है मलेशिया सही है तो अब मैं एक काम करता हूं, एक काम करता हूं कि सर्च कर लेता हूं, ठीक है। क्या है? इंडोनेशिया बाउंड्री, है ना, मैप चेक कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, हैं? चलो भाई देखते हैं, तुम लोग सही बता रहे हो, बता रहे हो तुम सबने मलेशिया बताया ना, कहीं से पढ़ के आए होगे, ठीक है ना। तो बॉर्डर ऑफ इंडोनेशिया इंक्लूड लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर विद मलेशिया। बस मुंह बन गया, मलेशिया, पापा न्यू गिनी, तिमोर लिस्ते, हो गया। यहां ब्रुनई कहां पर है बताओ हमको जरा सा, ब्रुनई कहां पर है? अवनीश आनी जी कह रहे हैं सर पहले आप कर लेते तब आप आते यहाँ पर, ठीक है ना। बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी कमर है, ठीक है। इसलिए जो बता रहे हैं हम, अगर ये कह दे रहे हैं कि चलिए ये इसका ये सही है तो होशियार ज्यादा ना बनो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया क्या लिखा है? हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडोनेशिया के साथ कौन भूमि साझा नहीं करता है। तो कौन साझा नहीं करता है? तो मैंने बताया ना, देखो इंडोनेशिया के साथ कौन कौन साझा कर रहा है? मलेशिया कर रहा है, पापुआ न्यू गिनी कर रहा है और तिमोर लिस्ते कर रहा है, ठीक है ना।
तो अब होशियारी अपनी जेब में रखना ज्यादा सा, ठीक है ना। अपनी जो होशियारी है वो अपनी जेब में रखना और पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। पता नहीं कहां चले आते हैं हम, पता है उनसे चिढ़न टाइप की हो गई है, जो कहां कहां जाते हैं इधर उधर मुंह मार के आते हैं, उनका आंसर देख लेते हैं और देखने के बाद कहते हैं सर आपने ये गलत बता दिया, अरे आपने ये गलत बता दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो साझा कौन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, ब्रुनोई इज द राइट आंसर, है ना। ये साझा नहीं करता है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है बेटा। चलो फिर से ब्रुनोई हो गया आंसर, खुशी मिल गई होगी क्या यार। हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तिनियन। तिनियन नहीं है बेटा, ठीक है, तिनियन नहीं है, क्योंकि पढ़ाया है आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब फिर से कोई लबर लबर करेंगे, ठीक है ना, अब फिर से लबर लबर करेंगे और कह देंगे सर जापान है। आप आर्थिकी पढ़ना 2021 की, और आंसर है चाइना, ठीक है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, जापान नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं। तो लबर लबर अपनी कम रखो। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? कौशल विकास से संबंधित हैं, तो कौशल विकास से संबंधित है स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। 2, 3, 4 स्ट्राइड नहीं है बेटा, स्ट्राइड का संबंध कौशल विकास से नहीं है, पीएमकेवीवाई से नहीं है। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है। वादे की भूमि मिंडनाओ है, वादे की भूमि प्रॉमिस ऑफ लैंड मिंडनाओ है। एंटीगुआ और बारबाडोस सेंट जॉन सही है, डोमिनिका सेंट डोमिगो गलत है। रोश्यू है, रोश्यू या रोइश, है ना, रोश्यू है, रोइश है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर वो डोमिनिका है। रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड आगे है, बिल्कुल सही है, थाईलैंड के बाद मलेशिया है, ठीक है। ब्राजील कहवा के क्षेत्र में आगे है, कॉफी, इसके क्षेत्र में कॉफी आगे है, ब्राजील कहवा के क्षेत्र में आगे, गन्ने के उत्पादन में भी आगे है, जैतून के उत्पादन में से, है ना। तो इसका आंसर होगा ये कॉफी के, है ना। जैसे आपको पता ना, ब्राजील का जो कॉफी पोर्ट है, अगर आपसे कहा जाए कि कॉफी पोर्ट कौन है, तो साओ पोलो, साओ पोलो को कॉफी मार्केट कहते हैं विश्व की, है ना। सेंटोस को कॉफी पोर्ट कहते हैं विश्व का, सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं, बात समझ आ रही है। और साओ पोलो को कॉफी मार्केट कहा जाता है पूरे विश्व का, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। 99% जो है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो इसका, है ना, इसका जो आंसर है वो आपका नॉर्वे और ब्राजील में है, जिसमें ब्राजील और नॉर्वे की अगर बात की जाए तो ब्राजील नॉर्वे में आपका नॉर्वे, है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ब्राजील थोड़ा सा कम हो जाता है। तो नॉर्वे और ब्राजील में अगर हम लोग आंसर लगाना चाहें तो नॉर्वे लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आंसर की भी अगर पुराना डाटा ले लिया तो ब्राजील भी लगा सकता है वो, ठीक है ना। तो नॉर्वे यहां पर अभी तो आंसर लगाएंगे हम लोग। हिमाचल प्रदेश, ये गरम गरम झरने हैं, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका सही है, उड़ीसा में तप्ता पानी, महाराष्ट्र का वज्रेश्वरी, गुजरात वाला गलत हो गया, ये नहीं है, ठीक है ना, ये गलत हो गया। लौह इस्पात संयंत्र पर कौन सा स्थित नहीं है, कौन सा नहीं स्थित है, भिलाई, भिलाई जो है ना, भिलाई। अब आपको पता है आपको ऐसे याद करना है, बार, है ना, जैसे कि आपने ये याद कर लिया, बार, राग, दाब, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि ये जो संयंत्र हैं ये आपके दूसरे, ठीक है ना,
पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए थे। तो बी से हो जाएगा भिलाई, बी से क्या हो जाएगा भिलाई। और भिलाई किसके सहयोग से खोला गया था? रूस के सहयोग से। आर से हो जाएगा राउरकेला, राउरकेला किसके सहयोग से खोला गया था? तो जी से हो जाएगा जर्मनी। और डी से हो जाएगा दुर्गापुर, और दुर्गापुर किसके सहयोग से खोला गया था? तो बी से हो जाएगा ब्रिटेन। तो किस देश के सहयोग से खोले गए थे ये भी हमने आपको बता दिया। और यहां पे नदी वाला पूछा जाए, कौन सा नदी पे नहीं है? हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा भिलाई। आगे बढ़ते हैं। तमरिया जनजाति कहां पाई जाती है? तमरिया। यार एक बात बताऊं मैं आपको, ये गलत लिखा हुआ है। तमरिया जनजाति नहीं है, मारिया जनजाति है। पेपर बनाने में ध्यान नहीं दिया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तमरिया जनजाति नहीं है, ये मारिया जनजाति है। और ये मारिया जनजाति मध्य प्रदेश में पहले रहती थी, मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, ठीक है ना, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका आंसर क्या लगा देंगे? तमरिया मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है। अरे तमरिया झारखंड यार बता रहे, कहां कौन आंसर बता रहा है तुमको ये सब ऊट पटांग? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर हमको इंटरनेट पे दिखा रहा है। अच्छा, आजकल इंटरनेट क्या गलत क्वेश्चन भी दिखा रहा है? जब गलत है तो गलत है ना, हमें नहीं पता कि आजकल इंटरनेट गलत भी दिखा रहा है। चलो हम भी सर्च कर लेते हैं। लड़कों को यार विश्वास ही नहीं रह गया, दुनिया भर की जगह से पढ़ के आए हैं। तमरिया, ठीक है ना, जनजाति। ठीक है, तमरिया जनजाति देख लेना, मारिया जनजाति है। चलो देखो भाई, तुम्हारे लिए भी पेपर हमारे लिए पेपर है, ठीक है ना। तो तमरिया जनजाति हमने पढ़ी नहीं थी, है ना, मारिया जनजाति पढ़ी थी। तो अगर आपको इंटरनेट पे दिखाया, बच्चे ने बताया है, तुमने सर्च भी किया है, तो ठीक है। तो तमरिया है वो तमड़िया है, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर ये जो तमरिया है वो तमड़िया है, और जो तमड़िया है वो आपकी झारखंड है। चलो इसका आंसर झारखंड है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया। और मध्य प्रदेश में भी आपको याद हो गई मारिया जनजाति, मरिया। तो एक मरिया है एक तमरिया है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, तो तमरिया मरिया। तो जो तमरिया है वो झारखंड है, और जो मरिया है वो मध्य प्रदेश है। चलो कोई नहीं, तुम जीते इस बार, है ना। हाँ, मुंडा जनजाति के अंदर आती है, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ, खुशी तो बहुत हो रही होगी, देखा। अरे वाह। भारत सबसे मीठे पानी की झील है बुलर, सबको पता है। और सर्वाधिक खारे पानी की सांभर हो जाती कोलेरू कहां है? आंध्र प्रदेश में है ना। नाल सरोवर पश्चिम विहार कहां पर है? आगे कौन सा एक अलग समूह है? टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। तो ये जो अलग है वो क्या है? न्यूयॉर्क, ठीक है। अगला देखो, कौन शेष तीन से भिन्न है? दिशा, कंपास, सुई, चुंबक, ठीक है। तो कंपास, सुई, चुंबक, दिशा, ज्योमेट्री, दिशा, ठीक है, दिशा सही है। भौतिक और अभौतिक भी कर सकते हो उसको। चलो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि विद्युत जिस प्रकार, आराम समझो। हाँ बेटा, तमरिया फाउंड इन झारखंड, ठीक है ना। अच्छा, हमसे ही पढ़ा है, ठीक है, धन्यवाद। नहीं नहीं, जीतने वाली बात नहीं, चलो ठीक है, जीत गए तुम। अरे यार, अभी इसी पे चर्चा हो रही थी। अगर आपसे पूछे जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सुन लो, सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का,
सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का, और सर्वाधिक खारे पानी की झील तो सांभर। दोनों में अंतर आ गया है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाए। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, ठीक है, विद्युत किसमें बहती है, तार में बहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है, तो पानी का संबंध हो जाएगा पाइप से, पाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। नदी मत लगा देना। अब तुम करो सर नदी में पानी बहता होगा, तो नदी में पानी बहता है, लेकिन ये कह रहा ना विद्युत जो है वो तार में बहती है। आप कर रहे हैं सर, तो तार में विद्युत बहती है, तो तार बहुत सारे तार होते हैं ना, किसी में विद्युत बहती है, किसी में टेलीफोन का तार होता है, कहीं कुछ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे पाइप होगा, एक निश्चित रूप में लेकर चलना है। होटल को 300 लिखा जाता है, होटल को 300 लिखा जाता है, तो बोर को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखते हैं क्या कैसे लिखा जाएगा। तो H का क्या होगा, H का क्या होगा, सूत्र होता है ना इजोटी, है ना, EFGH, 5 2 7 1 8। O का क्या हो जाएगा 15, T का क्या हो जाएगा 20, E का क्या हो जाएगा 5, L का क्या हो जाएगा 12। 15 8 23, 23 और 20 कितना हो गया 43, 43 और 5 कितना हो गया 48, 48 और 12 कितना हो गया 60, कितना हो गया 60। यानी होटल को जोड़ा जाए, अगर होटल को जोड़ा जाए कितना आ रहा 60, और इसमें कितने अक्षर है 1 2 3 4 5, तो 60 गुणे 5 कर दिया, कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोर देखते हैं, बोर BORE, बी का हो जाएगा 2, ओ का जाएगा 15, आर का हो जाएगा 18 और ई का हो जाएगा 5। 18 5 23, 2 25, 5 30 10 40, और कितने अक्षर है 1 2 3 4, तो 40 गुणे 4 बराबर 160। 160 इज द राइट आंसर, 160 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं। तो देखो 1 वर्ग, 2 वर्ग और 3 वर्ग, तो 3 वर्ग तो 100% हो गए। और त्रिभुज की बात की जाए तो 3 वर्ग 18 त्रिभुज, ये सही है। निम्न को भारतीय कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर में पहला कैलेंडर क्या होता है चैत्र, और चैत्र मतलब बसंत, तो बसंत से शुरू कर दो। 3 2 4 1, 3 2 4 1। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादौ कुमार कार्तिक पूष माघ फागुन। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ते हैं। यूपीपीएससी का सर तमरिया वाला हटेगा मार्किंग से, नहीं बेटा सही है। हमने अच्छा मरिया पढ़ा था कि मरिया जो है वो मध्य प्रदेश में रहती थी, फिर वो अलग हो गई, वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहती है। इसने तमरिया पूछा, तभी मैंने सोचा तमरिया, तमरिया तो नहीं सुना था, मरिया है ना। ये तमरिया भी जाती है, कहां कहां रहती हैं पता नहीं, है ना, तो गूगल पे मिल जाती हैं। लेकिन चलो, तो इसका बताओ 134 का क्या है, बिल्कुल सही है। 134 का जो आंसर है वो 11 है बेटा, 11। मिरर में देखेंगे तो 11 अक्षर ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, 11 है 10 नहीं है यार। प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन है ये। क्या है 5 4 9, 5 4 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। 6 3 9 और 9 3 27, 12 4 16 और 16 छंग 96, तो यहां पर क्या होगा 6 होगा। क्या होगा यहां पर आंसर 6 होगा, ठीक है। DG2, DEFG, यानी कि जो 2 लिखा हुआ है ये बीच के 2 अक्षर है, 2 है, ठीक है। EFGHIJK, तो यानी ई और के के बीच में 5 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5, सही है ना। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो जे और आर के बीच में 6 लोग हैं, नहीं होंगे, तभी तो ये आंसर है, ठीक है ना। रीजनिंग के बच्चे का सब आंसर सही कर लेते हैं। करा कि ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें 3 ऐसा देखो जिसके ठीक पहले ना तो 6 हो ना बाद में ठीक 9 हो, तो 2 है इसके आंसर, 2 है। टीचर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता चेयर, क्योंकि इसमें आई है और यहां पर आई है नहीं,
ठीक दूसरे स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर ये आ जाएगा तो दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2, 6, 84, 368, 750। इसके बीच में अंतर कितने का है? 4 का। ठीक है। इसके बीच में अंतर कितने का है? 10 का। ठीक है। इसके बीच में अंतर कितने का है भाई? 16 दूनी 32 और 6 38, 16 6 22। आपने देखा कि 4 दूनी 8 और प्लस 2, 10 दूनी 20 और प्लस 2, तो 22 गुणे 2 कर लो, 22 गुणे 2 और प्लस 2, तो 22 दूने 44 और 44 और 2 कितना जाएगा? 46। यानी कि अगर हम लोग 38 में 46 जोड़ दे 84 आएगा, तो 38 में 46 जब जोड़ोगे, अरे भाई 22 गुणे 2 प्लस 2 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा ना। तो 38 में 46 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 8 6 14, 4 3 7 और 1 8। ये भी सही है। तो अब क्या करेंगे? 46 गुणे 2 प्लस 2 करना पड़ेगा। तो 46 दूना कितना हो गया? 92, और 92 तो कितना हो गया? 94 हो गया, है ना। तो अगर हम लोगों को प्राप्त करना है तो 84 में 94 जोड़ना पड़ेगा। तो 84 में अगर हम लोग 94 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 4 4 8 और 8 9 17, 178 आना चाहिए। यहां पे 168 है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? 168। ठीक है ना। अच्छा, खत्म हो गया। अब बताओ किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। अभी जितने बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे 1000 बच्चे जो जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने लाइक नहीं किया है, अगर वो लाइक कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो लाइक कर दीजिए प्लीज। अब हमको बताइए किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। अब हमको बताइए जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप हमको वो बताइए जल्दी से। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से। जिसमें बेटा आपको डाउट हो वो हमको बताए। सीरीज नंबर बता दो। ये सीरीज बेटा ये ए है, ये सीरीज नंबर ए है। ये जो सीरीज है ये ए है। 92 क्वेश्चन सही है सर। ओके, सेट कौन सा है सर? कट ऑफ कितना जाएगा? अभी रुक जाओ, अभी नहीं बताऊंगा, अभी कट ऑफ नहीं है। अभी हम टेलीग्राम पर, आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए और मैं उसमें वोट दूंगा, तो आप बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बेटा बोडो डोगरी मैथिली संथाली वाला क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 89। बेटा लाइक करके जाना, सब लोग लाइक करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिक्कत है भाई? इसमें दे रहा है आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है ना। किस में लगाना है? आरोही क्रम में लगाना है। तो देख लो भाई कौन सा आंसर लगाना है आप लोग को बताओ। 89 का आंसर है ना। तो मिजोरम ये ला सही है, ए वाला। क्या गलती है इसमें? 89 का जो आंसर है सर 89 सही है मेरे। थैंक यू सो मच, बहुत याद किया था। बोडोमास ओके। दोनों को मिला के 105 सही है, 105 सही है। तो रुक जाओ, है ना। 110 वाले तो बिल्कुल कंफर्म लेके चलो, 110 जिसके सही हैं वो कंफर्म अपने आप को लेकर चलो कि हम खुश हैं। जेस स्पेशल नया बैच कब आएगा? जेस स्पेशल नया बैच बेटा अभी आपका आएगा मेरे बर्थडे के बाद आएगा। जब मेरा जन्मदिन हो जाएगा, तो मेरा बर्थडे है 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। तो इसके बाद ही बैच लाएंगे ताकि आपकी क्लास लगातार चल पाए, ठीक है ना। गुरुजी हमने 2 बार लाइक किया बेटा, 2 बार ना करो, 1 बार करो या 3 बार करो या 5 बार करो या 7 बार करो, ठीक है। सर 104 नंबर क्वेश्चन नंबर 104, 104 में क्या दिक्कत है भैया?
104 में क्या क्वेश्चन है बेटा? 99, 100, 101, 102, 103, जिबूती 104। ये 104 का बेटा होगा समुद्री डकैत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह, जिबूती वाला। इसका आंसर बी है। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका पेपर है, या यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो हमें मदद चाहते हैं या फिर उनको जीएस स्ट्रांग करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं, जिन भी बच्चों ने अभी तक जीएस स्पेशल बैच 19 नहीं लिया है फॉर ऑल वनडे लेवल एग्जाम, यदि आपको वनडे लेवल की तैयारी करनी है फॉर ऑल वनडे लेवल एग्जाम, तो जीएस स्पेशल बैच 19 ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 1000 रुपए थी, लेकिन अभी इसकी फीस हमने 500 रुपए कर दी है ना। और आज रात तक आपकी ये 500 रुपए रहेगी या कल तक हो सकती है, तो कल के पहले पहले इसको ले लीजिएगा। जीएस स्पेशल 19 फॉर ऑल वनडे लेवल एग्जाम है। वनडे लेवल का मतलब समझ रहे हो, रेलवे का, इन सब का, लेखपाल का वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको आरओ एआरओ, अब इसका पेपर देखने के बाद तो हम समझ गए, यदि आपको आरओ एआरओ और इससे ऊपर तैयारी करनी है, यूपीएससी प्री तक का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जीएस स्पेशल, है ना, हैवी लेवल वाला जो है बैच, हैवी लेवल, है ना। इसके लिए आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं, जीएस स्पेशल बैच 17 का हैवी लेवल। और हिंदी तो मेरी पूरी पढ़ाई हुई आपके लिए आएगी, हिंदी पूरी पढ़ाई हुई आएगी, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हिंदी का पेपर देख लेते हैं, किसी से मांग लेते हैं, फिर हिंदी का पेपर देखते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी लाइक नहीं किया है, बार बार 1000 लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक लाइक 942 हुए हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जहां पे दिक्कत हुई वो आप बताइएगा, किस क्वेश्चन का आंसर में आपको दिक्कत है, मैं उस क्वेश्चन को देख लूंगा और मैं बताऊंगा, है ना। मैं भी गूगल में देख लूंगा, हालांकि बहुत कम देखता हूं, ठीक है ना। प्रभु तिवारी जी, है ना, जो जो क्वेश्चन आपको फंस रहे हो वो आप हमको बताइएगा कि सर आपने ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो मैं बता दूंगा उसका रीजन क्या है। मैंने तो रीजन बता तो चला ना, इसलिए आपको रीजन बता के चले हैं, ठीक है। जिसका भी आंसर 48 नंबर क्वेश्चन बच्चा बता रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 48 बेटा, ये 48 वाला नहीं किया अभी हमने करने की कोशिश ही नहीं करी, गूगल पे नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो सभी लोगों को एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एसएसजी कोचिंग ऐप डाउनलोड करेंगे, इसमें रेड और ब्लैक कलर का सिंबल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।